The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। 5 दिन बीत गए लेकिन हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे का पता नहीं चला। एक DSP समेत 8 पुलिस वालों को घेर कर मारने वाला एक अपराधी। यूपी पुलिस इसको लेकर कितनी सख्त है इसका अंदाजा आप सबको होता जा रहा है। बड़ी खबर में आज इसी हीला हवाले की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। हमने सरकारी बदइंतजामी की इतनी तस्वीरें देख ली कि अब शायद फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिस्टम में कभी लोग सरकार तक नहीं पहुंच पाते, कभी सरकारें लोगों तक। इसी का उदाहरण है ये वीडियो। सरकार की सड़क और सरकार की एम्बुलेंस दोनों ही छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के मोहनबेड़ा गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसकी वजह से एक प्रेग्नेंट महिला के लिए स्वास्थ्यकर्मी और परिवार ने ये जुगाड़ किया। उसे एक टोकरी में बिठाया और कंधे पर लाद कर 3 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। बरसात के मौसम में कीचड़ भरे कच्चे रास्तों के बीच। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कोंडागांव के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर TR कुंवर ने कहा कि रिमोट इलाका होने की वजह से यहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। उन्होंने बताया कि बाद में डिलीवरी अस्पताल में हुई। मां ने बच्ची को जन्म दिया, दोनों सुरक्षित हैं। अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी अजय कुमार निर्मल ने कहा कि बरसात के मौसम में इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है और हम उसे हैंडल करते हैं। ध्यान दिला दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,752 नए मामले सामने आए और 482 लोगों की मौत हुई। 16,883 लोग ठीक भी हुए और इन्हें मिलाकर भारत का कुल आंकड़ा क्या हो गया है? कुल केसेस 7,42,417, कुल मौतें 20,624, ठीक हुए 4,56,831 लोग। दूसरी सुर्खी, पिछले कई दिनों से बीजेपी राजीव गांधी फाउंडेशन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेर रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेहरू गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट शामिल हैं। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल यानी कि अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई गई है जो इस जांच में सहयोग देगी। कमेटी के अध्यक्ष ED के स्पेशल डायरेक्टर होंगे। देखा जाएगा कि कहीं इस ट्रस्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और विदेशी चंदे से जुड़े नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी चंदे से जुड़े आरोप की जांच CBI, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच ED और टैक्स से जुड़े मामलों की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। 26 जून को बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर $3 लाख यानी लगभग 2,25 लाख रुपए का विदेशी चंदा लेने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005-06 की सालाना रिपोर्ट में डोनर्स की लिस्ट से साफ पता चलता है कि इसने चीन के दूतावास से डोनेशन लिया और भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि बीजेपी चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने हमेशा अपने फंड के सोर्स को सार्वजनिक किया है, लेकिन बीजेपी के वैचारिक मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में यानी RSS के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तीसरी सुर्खी प्रधानमंत्री की कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह मीटिंग हुई जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में सभी वरिष्ठ मंत्री जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि मीटिंग में प्रवासी मजदूरों को सस्ते आवास दिए जाएंगे, इसका फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी AHRCs को मंजूरी दी गई, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत ही एक सब स्कीम होगी जिसमें आवास दिए जाएंगे। जहां आवास तैयार नहीं वहां सरकार प्रोत्साहन देगी।
बाकी ऐलान कोविड-19 के चलते फौरी राहत के कदमों को आगे बढ़ाने से जुड़े थे, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में कर चुके हैं। अब कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाई है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है और मोटर व्हीकल से। 8 जुलाई को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहन की बिक्री से जुड़ा 27 मार्च का अपना पुराना आदेश वापस ले लिया। अब 31 मार्च के बाद बिके BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन वाहनों का डेटा मांगा है जिनकी डिटेल्स 31 मार्च के बाद ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन की डिटेल्स पोर्टल पर हैं तो ही रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ई-वाहन पोर्टल पर 17,000 से ज़्यादा वाहनों का विवरण अपलोड नहीं किया गया है। 27 मार्च को कोर्ट ने लॉकडाउन के 10 दिन बाद एक तय संख्या में BS4 वाहनों की बिक्री को मंजूरी दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई, लेकिन कार बनाने वाली कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया, इसलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे हैं। कोर्ट ने डीलर्स के एसोसिएशन से कहा कि जितनी इजाज़त थी आपने उससे ज़्यादा वाहन बेच लिए। जिन लोगों ने 31 मार्च के बाद BS4 वाले वाहन खरीदे उनके लिए ये बड़ा झटका है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। अगली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। हवा से कोरोना संक्रमण फैलता है या नहीं, इस पर WHO की राय पल पल बदल रही है। पहले WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस प्राथमिक तौर पर संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स या बूंदों से फैलता है, मतलब अगर वो छींके या किसी तरीके से उसके सलाइवा के संपर्क में कोई आ जाए। इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने WHO से कहा कि संक्रमण हवा के रास्ते भी फैल सकता है। फिर गाइडलाइन अपडेट करने की बात हुई। अब WHO की तरफ से नया बयान आया है। क्या कहता है ये? इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि कोरोना संक्रमण हवा से हो रहा है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों, बंद जगहों या ऐसी जगह जहां हवा की आवाजाही दुरुस्त ना हो, वहां हवा से संक्रमण की आशंका, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, इन्हें जांचने की ज़रूरत है। इस काम को हमारा समर्थन है। अगर WHO की तरफ से संक्रमण की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए जाते हैं तो इससे 1 मीटर वाली शारीरिक दूरी वाले सुझाव पर भी असर पड़ सकता है और तब सरकारों को हो सकता है नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़े। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कानपुर के पुलिस हत्याकांड को 5 दिन हो चुके हैं। दिन इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी पुलिस की उपलब्धि में अब तक कुल जमा विकास के 3-4 सहयोगियों की गिरफ्तारी और 1 का एनकाउंटर है। STF समेत यूपी पुलिस की 40 टीमें विकास दुबे को तलाशने में लगी हैं, लेकिन अब तक पुलिस उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के गृह विभाग ने एक नया आदेश निकालकर विकास दुबे की सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ये 5 लाख का मेरी जानकारी में तीसरा बदमाश है। इससे पहले श्री प्रकाश शुक्ल और ददुआ, एक गैंगस्टर और एक डकैत, उनके ऊपर इतना बड़ा इनाम था, लेकिन ये तरीके फिलहाल पुलिस के कोई काम आते दिख नहीं रहे। विकास दुबे कहाँ हो सकता है? पुलिस की भाषा में कहें तो इसकी सिर्फ लीड मिल रही है। 6 जुलाई की शाम पुलिस को एक बड़ी लीड मिली कि विकास दिल्ली मथुरा हाईवे के एक होटल में छिपा है। ये होटल फरीदाबाद के बड़खल चौक पर है, लेकिन 7 जुलाई की रात को जब फरीदाबाद पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो विकास दुबे वहां से निकल चुका था। अंदेशा किए उसे पुलिस रेड की पहले से भनक लग गई थी। आज STF की टीम भी फरीदाबाद पहुंची। अब शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली NCR में ही कहीं छिपा है। इसके बाद पड़ोस के गुरुग्राम की पुलिस को भी चौकन्ना रहने को कहा गया है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर KK राव ने ऑडियो जारी कर बॉर्डर एरिया पुलिस को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 जुलाई वाली घटना के बाद से यूपी पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी, तो विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद कैसे पहुंचा? पुलिस सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक एनकाउंटर वाली रात विकास दुबे खेतों के रास्ते से भागा था। शुरुआती 5 किलोमीटर का सफर उसने साइकिल से तय किया। फिर पुलिस से बचते हुए बिकरू गांव से वो करीब 5 किलोमीटर दूर शिवली कस्बे पहुंचा। वहां किसी परिचित से बाइक ली और उसके बाद अपना फोन बंद कर लिया। सूत्रों के मुताबिक विकास की पत्नी ऋचा दुबे एनकाउंटर की रात लखनऊ के कृष्णा नगर में अपने घर में थी। वो भी रात 2 बजे ही भाग निकली। उसकी आखिरी लोकेशन चंदौली मिली। पुलिस ने उसकी तलाश में पोस्टर लगवाए हैं। विकास दुबे के करीबी सूत्रों से पूछताछ में पता चला है कि उसके घर के बाहर CCTV लगे थे, जिनसे लाइव फीड विकास और उसकी पत्नी के फोन पर देखी जा सकती थी। अंदेशा है कि उसने अपने फोन पर पूरा एनकाउंटर देखा था। इसके अलावा आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऋचा दुबे के नाम उसके लखनऊ वाले घर की पूरी डिटेल्स मांगने के लिए
एक नोटिस भी भेजा है। विकास दुबे के हरियाणा पहुंचने की कहानी पर लौटते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विकास प्रभात नाम के एक आदमी के साथ कानपुर से फरीदाबाद आया था। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में कुछ देर के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर रुका, उसके बाद होटल में रुकने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस की रेड से पहले ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने फरीदाबाद में विकास दुबे के रिश्तेदार अंकुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 पिस्टल भी बरामद हुई है। दोनों से फरीदाबाद की पुलिस और एसटीएफ यूपी की पूछताछ कर रही है। अब आते हैं विकास दुबे के सहयोगियों पर। ये लिस्ट देखिए, इसमें कुल 16 लोगों की तस्वीरें हैं। ऊपर लिखा है वांछित अपराधी विकास दुबे के सहयोगी। यूपी पुलिस ने कल ही ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें पहली तस्वीर है अमन दुबे की। अमन दुबे को विकास दुबे का दाहिना हाथ माना जाता था। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ की प्लानिंग में अमन दुबे भी शामिल था। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अमन दुबे मारा गया। इसके अलावा विकास का सहयोगी और 50,000 का इनामी बदमाश श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजीव दुबे ये गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस से जो हथियार इन बदमाशों ने लूटे थे, उनकी बरामदगी की जानकारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। सुनिए। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी, उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब इस जांच के दूसरे सिरे पर आते हैं, विकास दुबे की मदद करने वाले पुलिस वालों की जांच। आज खबर आई कि चौबेपुर थाना के प्रभारी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। चौबेपुर थाना प्रभारी पर ही विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर की जानकारी देने का शक है। इसके अलावा संदेह है कि करीब 200 और पुलिस वालों का विकास दुबे के साथ कनेक्शन था। इसकी जांच चल रही है। इसके जद में कानपुर में एसएसपी रहे आनंद देव तक आ रहे हैं। आनंद देव की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो विकास दुबे के सहयोगियों के साथ दिख रहे हैं। हालांकि हम इन तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले आनंद देव के खिलाफ जांच बिठाई, फिर उन्हें डीआईजी एसटीएफ के पद से हटाया। आनंद देव को मुरादाबाद भेजा गया है, जहां वो पीएससी में डीआईजी होंगे। इस तरह के तबादलों को पुलिस की जबान में शंट करना कहा जाता है। कानपुर के एसएसपी दिनेश पी ने चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया है। सभी को चौबेपुर थाने से हटा दिया गया है और उनकी जगह पुलिस लाइन से नई तैनाती की गई है। और जैसा कि अमूमन ऐसे मामलों में खबरें चलती हैं, इस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस से नाराज हैं। अब विकास दुबे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, इससे सीएम की नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष बस योगी की नाराजगी से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष अनंत देव और जय वाजपेयी की तस्वीरों को मुद्दा बना रहा है और इसे लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कई सवाल पैदा हो रहे हैं। किसी बड़ी साजिश का अंदेशा भी हो रहा है। डीआईजी के मुताबिक पुलिस के इंसास और AK-47 हथियार भी बदमाश लूट ले गए थे। सवाल उठता है कि जब पुलिस के पास इस तरह के हथियार थे, तो वो बदमाशों का नुकसान क्यों नहीं कर पाए? अगर ये एनकाउंटर ही था, तो बदमाशों का नुकसान क्यों नहीं हुआ? लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी गैंगस्टर का इस तरह का इतिहास नहीं रहा कि सिर्फ पुलिस की हत्या के इरादे से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। अक्सर बदमाश पुलिस से बचकर भागते हैं, तो क्या इसमें कोई बड़ी साजिश थी? क्या पुलिस को बंधक बनाकर बदमाशों ने फायरिंग की थी? और ये सवाल तब तक तैरते रहेंगे जब तक ये पता नहीं चलता कि विकास दुबे कहाँ है। अब बात करेंगे केरल गोल्ड स्मगलिंग स्कैम की। ये कहानी सोने की तस्करी की है और इसमें वो सब कुछ है जो किसी फिल्म को हिट कराने के लिए काफ़ी है। एक महिला जो सोने की तस्करी का रैकेट चलाती है, राजनेताओं और अधिकारियों से कनेक्शन रखती है, दुनिया भर में तस्करी के ठिकाने और ढेर सारा सोना। इस स्कैंडल की परतें अभी खुल रही हैं और इसने केरल की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। क्या है गोल्ड तस्करी का ये मामला? कस्टम अधिकारियों को जानकारी मिली कि केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पहुंचने वाला है। कस्टम घात लगाकर बैठा। 3 जुलाई को उसने कार्गो से संदिग्ध पैकेज बरामद किया। इसमें बाथरूम फिटिंग्स थी। इस तरह की तस्करी के मामले वैसे तो अक्सर आते हैं, लेकिन इस पार्सल पर जो पता लिखा था उसे पढ़कर कस्टम अधिकारी चौकन्ने हो गए। असल में ये एक डिप्लोमेटिक पैकेज था जो त्रिवेंद्रम के मनाकाड स्थित यूएई कॉन्सुलेट को डिलीवर होना था। चूंकि मामला डिप्लोमेट से जुड़ा था, इसलिए इस मामले में वियना समझौते का पालन करना जरूरी था। वियना समझौता दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को मिली छूट को लेकर किया गया है।
इसमें डिप्लोमेट्स को एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग, फ्लाइट में सवार होने को लेकर कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं। इस समझौते के तहत डिप्लोमेट के पर्सनल पैकेज की जांच भी बिना सीनियर अधिकारी की अनुमति और कॉन्सुलेट के प्रतिनिधि की मौजूदगी के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए इस केस में 2 दिन इंतजार किया गया। कस्टम ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, कॉन्सुलेट के प्रतिनिधि को बुलाया। इस पैकेज को लेने कॉन्सुलेट की तरफ से सैरत नाम का शख्स आया। पहले तो उसने पैकेज को चेक न करने का दबाव बनाया, लेकिन जब उसकी नहीं चली और पैकेज खोला गया तो उसमें 30 किलो सोना बरामद हुआ। इसकी कीमत मार्केट में 13 करोड़ रुपए के आसपास है। इस वाकये के बाद, इस जांच के बाद सैरत को फौरन हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सैरत ने बताया कि वो कॉन्सुलेट में पब्लिक रिलेशन एडवाइजर है। उसका काम यूएई से पैकेज को कॉन्सुलेट तक पहुंचाने का है। कस्टम डिपार्टमेंट का दावा है कि वो इस तरह के 10 पैकेज पहले भी पहुंचा चुका है। सैरत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसका कहना है कि इस पूरे रैकेट के पीछे स्वप्ना सुरेश का हाथ है। अब पुलिस ने स्वप्ना सुरेश के घर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। उसे फिलहाल फरार घोषित किया गया है और इस फरारी में ही स्वप्ना ने केरल की राजनीति में भूचाल लाया। केरल की राजनीति में स्वप्ना का नाम आते ही भूचाल कैसे मचा? इसलिए क्योंकि पहले वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सलाहकार के पद पर रह चुकी थी। उसे सीनियर अधिकारी एम शिवशंकर का करीबी बताया जाता है। शिवशंकर न सिर्फ केरल के सीएम के चीफ सेक्रेटरी हैं, बल्कि आईटी सेक्रेटरी भी। आरोप है कि शिवशंकर कनेक्शन का फायदा उठाकर ही स्वप्ना आईटी डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल करने में सफल रही थी। हालांकि डिपार्टमेंट ने अनियमितताओं के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया था। इन खुलासों के बाद विपक्ष केरल की पी विजयन सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि स्वप्ना के खिलाफ पुलिस केस चल रहे हैं, उसके बावजूद कैसे उसे सरकारी नौकरी पर रखा गया। केरल सरकार ने विवादित सेक्रेटरी के शिवशंकर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं और सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग तो कम्युनिस्ट नेता और मुख्यमंत्री विजयन ने कर दी, लेकिन इस बात से वो पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस के बावजूद स्वप्ना को केरल की सरकार ने नौकरी पर कैसे रखा? इन सवालों के जवाब विपक्ष भी पूछेगा और हम भी पूछेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते सुनिए ये छोटी सी कविता। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है।